उस वक्त रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त हुआ था। ताहम उस इलाके की सड़कें अभी से वीरान और सुनसान दिखाई दे रही थीं। शायद इसकी वजह पड़ने वाली शदीद सर्दी थी। इस खराब मौसम और खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी में सिवाय अशद ज़रूरत के कोई भी अपने घर से बाहर निकलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। अगरचे रास्टर गाड़ी में बैठा हुआ था और उसने गाड़ी का हीटर भी ऑन कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे खासी सर्दी का एहसास हो रहा था। रास्टर ने अपनी गाड़ी सड़क के एक साइड पर खड़ी कर रखी थी और उसकी नज़रें सामने मौजूद 5 मंजिला इमारत पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। उसका ख्याल था कि डीन को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। उसने उसे साथ चलने की ऑफ़र भी की थी, मगर अना पसंद और ज़िद्दी तबीयत के मालिक डीन को इसकी ये ऑफ़र पसंद नहीं आई थी। उसका कहना था कि एक आदमी को मारने के लिए वो अकेला ही काफ़ी है। रास्टर जानता था कि वो ठीक कह रहा है। उसे कई बार इसका अमली मुशाहिदा भी हो चुका था। किसी को मारना उसके लिए मामूली काम था। अपने दुश्मनों के लिए वो हमेशा एक सफाक और बेरहम कातिल साबित होता था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ रास्टर के चेहरे पर सरासिमगी के तासुरात नुमायां होते जा रहे थे। डीन की खुद एतमादी अपनी जगह, मगर रास्टर को इस हकीकत का भी इदराक था कि कभी कभी हद से ज़्यादा खुद एतमादी नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। अगर डीन के शिकार को बर वक्त उसकी आमद का इल्म हो जाता तो उसकी अपनी जान को भी खतरा लाहक हो सकता था। उसका टारगेट रॉबिन भी कोई कम खतरनाक आदमी नहीं था। अगर दोनों का मवाजना किया जाता तो डीन के हक में सिर्फ यही बात जाती थी कि रॉबिन उसकी इस इलाके में आमद से बेखबर था। रास्टर ने सामने मौजूद इमारत का जायजा लिया। उन्हें मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक रॉबिन ने चौथी मंजिल के 7 नंबर फ्लैट में रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। वैसे वो दिल ही दिल में रॉबिन को दाद भी दे रहा था कि उसने छुपने के लिए बड़ी महफूज चाय पनाह का इंतखाब किया था। आमतौर पर इस मौसम में कोई भी इस इलाके में आना पसंद नहीं करता था। अगरचे सयाहत के शौकीन और एडवेंचर पसंद अफराद बड़ी तादाद में इधर का रुख करते थे, मगर इस वक्त जब यहाँ सर्दी खासी कम हो जाती थी, ऐसा साल में सिर्फ 3 महीने ही होता था। ये जगह कुदरती हुस्न से माला माल थी। यहाँ पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत झील भी थी जिसे दुनिया भर से सयाह खास तौर से देखने के लिए आते थे। ताहम इस वक्त ये झील भी सर्दी की वजह से जम चुकी थी। सीजन में यहाँ के क्लब और होटल अच्छा खासा बिजनेस करते थे, मगर इन दिनों वो भी ज़्यादातर बंद ही रहते थे। ताहम इस इलाके के रिहायशी पूरा साल यहीं रहते थे। उन्हें इस सर्द मौसम में रहने की आदत थी। रास्टर नहीं जानता था कि तंजीम के बड़ों ने रॉबिन का सुराग कैसे लगाया था, वरना आमतौर पर किसी का जहन इस तरफ नहीं जा सकता था। वो रॉबिन के मुताल्लिक सोचने लगा। रॉबिन पिछले 5 सालों से इस तंजीम के लिए काम कर रहा था। इस तंजीम को माफिया के नाम से जाना जाता था, जिसने इटली में जन्म लिया था, मगर अब इटली में इसका सिर्फ नाम ही बाकी रह गया था। इटालियन हुकूमत ने इस जराइम पेशा तंजीम के खात्मे के लिए खासे मौसर इक़दाम किए थे, जिसकी वजह से इस तंजीम को वहाँ खासा नुकसान उठाना पड़ा था। जराइम की सरकोबी के लिए सख्त हुकूमती इक़दाम ने माफिया के बड़ों का जीना दो भर कर दिया था। वो मजबूर होकर उस मुल्क से दूसरे मुल्क आ गए थे। यहाँ उनके काम करने के लिए हालात साजगार थे, इसलिए पिछले 10 बरसों से तंजीम ने यहाँ भी अपने कदम जमा लिए थे। रास्टर माफिया के बड़ों से न तो कभी मिला था और न ही उनके बारे में ज़्यादा मालूमात रखता था। उसकी हैसियत अभी अपने साथी डीन की बनिस्बत खासी कमतर थी। डीन ने अपनी वफादारी और कारकर्दगी की बदौलत माफिया के सरकर्दा अफराद की नज़र में अपना एक अलग और इनफरादी मकाम बना लिया था। उसे तंजीम की जानिब से जो भी टास्क दिया जाता, वो उसे पूरी तनदही से सर अंजाम देता था। उसकी काविशों को देखते हुए जल्दी माफिया के बड़ों की जानिब से उसे कोई आला तंजीमी ओहदा दिए जाने का इम्कान था। रास्टर की मुख्तलिफ मालूमात के मुताबिक इस मुल्क में तेज़ी से फलती फूलती इस तंजीम को 5 अफराद कंट्रोल करते थे। एक बॉस जो सबसे आला ओहदेदार था और उसके 4 मुआविनीन जिन्हें उसके बाद सबसे बुलंद मकाम हासिल था। ये तंजीम तकरीबन हर किस्म के जराइम में मुलव्विस रहती थी, मगर इसका असल टारगेट मंशियात का बिजनेस ही था, जो कि इस तंजीम का आबाई पेशा भी था। रास्टर और डीन तवील अरसे से इस तंजीम के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। वो दोनों उस वक्त से तंजीम के साथ थे जब माफिया के बड़ों ने फरार होने के बाद भी इब्तदाई मराहिल में बड़े मुल्क में काम शुरू किया था। इस वजह से माफिया के बड़े उन्हें कदर की निगाह से भी देखते थे। रास्टर और डीन बहुत पुराने और करीबी दोस्त थे और डीन ही की वजह से रास्टर जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ था। वो दोनों दौलतमंद बनना चाहते थे। इस तंजीम में शामिल होने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत सहल और आसान हो गई थी।
लेकिन इतने बरसों बाद रास्टर की सोच में खासी तब्दीली आ चुकी थी। वो अब माफिया को खैराबाद कहकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। ऐसी जिंदगी जिसमें खतरात का नामो निशान तक ना हो। लेकिन उसे अंदाजा था कि ये इतना आसान ना होगा। माफिया के बड़े उसके फैसले के बारे में जानने के बाद उसके बारे में कोई सख्त और सफाकाना फैसला भी कर सकते थे। इसी वजह से उसने डीन को दरमियान में डालकर बॉस तक अपनी गुजारिश पहुंचाई थी। उसे यकीन था कि डीन उसके बारे में तंजीम के बड़ों को कायल करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो उनके खासा करीब था और माफिया के बड़े उसकी खिदमत को तहसीन की निगाह से देखते थे। वो उनसे एक दफ़ा रूबरू मुलाकात भी कर चुका था। ताहम तंजीम का पुराना रुकन होने के बावजूद रास्टर को डीन जैसी इज्जत और मकाम हासिल ना हो सका था। उसे बड़ों की जानिब से दिए गए तमाम अहकामात डीन ही के जरिए मिलते थे। हत्ता कि वो माफिया की जानिब से दिया गया अपना हिस्सा भी डीन ही से वसूल करता था। डीन ने शादी नहीं की थी, इसलिए वो खासी बेफिक्री से ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका ख्याल था कि शादी के झंझट में पड़कर इंसान की शख्सी आज़ादी सल्ब हो जाती है और वो बीवी बच्चों का पाबंद हो जाता है। मगर इसके बरक्स रास्टर शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों का बाप भी बन चुका था और उन्हीं की खातिर वो अब जराइम की दुनिया को खैराबाद कहना चाहता था। वो जानता था कि कभी ना कभी वो या तो मारा जाएगा या फिर कानून के मजबूत शिकंजे में फंस जाएगा, और उसे अपने बच्चों से बेतहाशा प्यार भी था। डीन ने उससे वादा किया था कि वो माफिया के बॉस और बड़ों को उसके बारे में कायल कर लेगा। वो उन्हें बताएगा कि रास्टर सिर्फ जुर्म की दुनिया से अलहदा हो रहा है, रॉबिन की तरह गद्दारी नहीं कर रहा है। रॉबिन का ख्याल आते ही रास्टर ने सामने मौजूद इमारत का एक मरतबा फिर जायजा लिया। उसकी उम्मीद भरी निगाहें डीन की राह तक रही थीं। उसे अब तक रॉबिन को ख़त्म करके वापस आ जाना चाहिए था। रॉबिन भी माफिया का एक अहम आदमी रहा था, मगर मजीद दौलत के लालच ने उसे बगावत पर मजबूर कर दिया था। उसे खासे बड़े इलाके में मंशियात की सप्लाई का काम सौंपा गया था, लेकिन वो इंतहाई आला क्वालिटी की मंशियात में घटिया क्वालिटी की मिलावट करके काफ़ी अरसे से माफिया की आंखों में धूल झोंक रहा था। इस तरह उसे अपने हिस्से से कहीं ज़्यादा रकम हासिल हो रही थी, मगर ये बात ज़्यादा देर तक माफिया के आला हुक्काम से पोशीदा न रह सकी। जैसे ही उन पर रॉबिन के फ्रॉड का राज आश्कार हुआ, उन्होंने फौरन ही रॉबिन और उसकी फैमिली के मौत के अहकामात जारी कर दिए, जिसे आम इस्तिलाह में डेथ ऑर्डर्स का नाम दिया जाता था। ये काम डीन ही को सौंपा गया था। डीन रॉबिन के 3 बेटों और बीवी को ख़त्म कर चुका था, मगर रॉबिन अभी तक बचा हुआ था, क्योंकि वो बार बार अपने ठिकाने तब्दील कर रहा था और डीन बावजूद कोशिश के उसका सुराग लगाने में नाकाम रहा था। रॉबिन और डीन की ये आंख मचोली काफ़ी महीनों से जारी थी कि माफिया के बॉस ने अचानक उससे रब्ता किया और उसे रॉबिन के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी। और अब डीन रास्टर के हमरा इसीलिए उस इलाके में मौजूद था ताकि रॉबिन को भी उसकी बीवी बच्चों के पास रवाना किया जा सके। ताहम अपनी आदत के मुताबिक वो काम निपटाने अकेला ही चला गया था। लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था। रास्टर को किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था, लेकिन उसी लम्हे उस इमारत के खारजी रास्ते से डीन आता हुआ दिखाई दिया। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा और फिर दरवाज़ा खोलकर रास्टर के साथ फ्रंट सीट पर बराजमान हो गया। उसने अपने दोनों हाथ गाड़ी में मौजूद हीटर के आगे कर दिए, लेकिन फिर झल्लाकर पीछे हटा लिए। लगता है हीटर ख़राब है, बहरहाल अब यहाँ से निकल चलो। इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो परेशान हो गया था। रास्टर ने उसकी बात सुनकर गाड़ी स्टार्ट की और उसे सड़क पर ले आया। असल में देर रॉबिन के फ्लैट का दरवाज़ा खोलने में हुई। जदीद किस्म का लॉक लगा हुआ था, बाकी काम आसानी से हो गया। वो शराब के नशे में धुत अपने बेड पर सो रहा था। उसे अपने सर पर मंडलाने वाली मौत का आखिरी वक्त तक एहसास ना हुआ। मैंने उसके सीने में ऐन दिल के मकाम पर साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से काम दिखा दिया, फिर फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। मेरा ख्याल है कि सुबह तक उसकी मौत के बारे में किसी को भी मालूम नहीं हो सकेगा। बस इस वक्त हमारा किसी गश्ती पुलिस से सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़ाती गाड़ी पुलिस की नज़रों में आए, वरना हमारे लिए कोई नई मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। डीन ने उसे तफसील बताने के साथ अपनी तशवीश से भी आगाह कर दिया। अभी रॉबिन की मौत का राज नहीं खुला, इसलिए बज़ाहिर खतरे वाली कोई बात नहीं है। रास्टर ने डीन को जवाब देते हुए कहा। खतरे वाली बात है मेरे दोस्त, डीन तेज लहजे में बोला। अगर हम इस वक्त चेक हो जाते हैं तो रॉबिन की मौत का राज खुलते ही पुलिस हमारी राह पर लग जाएगी। उन्हें पोस्टमार्टम से रॉबिन की मौत का हतमी वक्त मालूम हो जाएगा। उसकी दलील सुनकर रास्टर ने गैर इरादी तौर पर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि डीन ने मौजूदा सूरत हाल की जो मंजर कशी की थी उससे सरफे नज़र उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। चलो अच्छा हुआ रॉबिन भी आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच ही गया। अब देखो मेरे बारे में क्या फैसला किया जाता है। उसने मौजू बदलते हुए डीन को मुखातिब किया।
मैंने बॉस तक तुम्हारी गुजारिश पहुंचा दी है और साथ ही अपनी तरफ से भरपूर अंदाज में सिफारिश भी करती थी। डीन ने तफहीमी लहजे में उसे जवाब दिया, तुम में और रॉबिन में नुमाया फ़र्क है। तुम माफिया की इजाज़त से जराइम की दुनिया से किनारा कश होना चाहते हो, जबकि रॉबिन माफिया के साथ धोखाधड़ी का इर्तिकाब करके गद्दारी का मुर्तकिब हुआ था। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बारे में कोई नर्म और मुसालिहाना फैसला ही किया जाएगा, लेकिन यह भी मुमकिन है कि इसके बाद हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाएं। मुझे तुमसे दोस्ती टूटने पर दुख होगा। रास्टर के लहजे में डीन की बात का जवाब देते हुए अफसरदगी थी, मगर अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए ये कड़वा घूंट भी बखुशी पी जाऊंगा। मैंने इस तंजीम में रहते हुए इतना पैसा कमा लिया है कि अब मजीद की तमन्ना ही नहीं रही। मैं खतरात की इस दुनिया से दूर अपने बीवी बच्चों के साथ एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बॉस तंजीम के 4 बड़े मुआविनीन के बाद सबसे ज़्यादा तुम्हारी राय को अहमियत देता है। तुम माफिया के लिए काम करने वाले वाहिद हो जो बॉस और बड़ों से बराह रास्त मुलाकात का शर्फ हासिल कर चुका है। तुम्हें उनकी नज़रों में एक नुमाया और इनफरादी मकाम हासिल हो चुका है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हारी सिफारिश को देखते हुए मेरी इस्तदा कबूल कर ली जाएगी। मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होता, डीन रास्टर को टोकते हुए कहने लगा। वैसे भी तुम्हारे बारे में फैसला करने का मैं मजाज नहीं हूं। मैंने सिर्फ तुम्हारी गुजारिश अपनी सिफारिश के हमरा बॉस तक पहुंचाई है। बॉस ने कहा था कि वो माफिया के 4 बड़ों की राय जानने के बाद ही कुछ कह सकता है, ताहम मुझे यकीन है कि फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। रास्टर ने गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ाते हुए कहा, अगरचे इस फिसलनज़दा सड़क पर ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद वो पहाड़ी के इलाके से मैदानी इलाके में दाखिल हुए। उनके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए क्योंकि अब वो खतरे से बाहर आ चुके थे। इस जगह गाड़ियों के रश में उनकी गाड़ी भी घुल मिल गई थी। सर्दी अगरचे यहाँ भी मौजूद थी, फिर भी काबिल बर्दाश्त थी, और फिर पहाड़ी इलाके की बनिस्बत यहाँ का दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए अब उन दोनों के चेहरों पर इत्मीनान मुतरश्शे था। कुछ देर मजीद सफ़र के बाद रास्टर ने डीन को उसके फ्लैट के सामने ड्रॉप कर दिया। डीन उसे गुड नाइट कहता हुआ अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया, जबकि रास्टर ने कार आगे बढ़ा दी। उसका घर भी ज़्यादा दूर ना था। डीन ने अपने फ्लैट में पहुंचकर सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी तैयार की। कॉफ़ी पीने से उसकी सारी थकन दूर हो गई। उसके बाद उसने अपने कमरे का सेफ खोला और उसमें से एक छोटा मगर जदीद साख्त का ट्रांसमीटर निकाल लिया। उसे अब बॉस को रॉबिन के बारे में रिपोर्ट पेश करना थी। उसने फ्रीक्वेंसी सेट की और कुछ ही देर में बॉस से रब्ता करने में कामयाब हो गया। हेलो, दूसरी तरफ से बॉस की सर्द और सपाट आवाज़ सुनाई थी। बॉस, डीन बोल रहा हूँ, कोड 000, रॉबिन के बारे में रिपोर्ट देना है। ओके, कहो, बॉस ने उसी लहजे में कहा। बॉस, काम हो गया है, रॉबिन को ख़त्म कर दिया गया है, कोई ख़ास मुश्किल भी पेश नहीं आई, डीन ने मुअत्तबाना लहजे में कहा। गुड, दूसरी तरफ से बॉस ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। माफिया से गद्दारी करने वाला हर शख्स ऐसे ही इबरतनाक अंजाम का मुस्तहिक होता है। आइंदा गद्दारी करने से पहले माफिया का हर रुकन 100 मरतबा सोचेगा। रॉबिन के अंजाम की कहानी खास तौर पर सब तक पहुंचाई जाएगी ताकि हमारे साथ दुश्मनी का सोचने वाले खौफ से कांप जाएं और आइंदा किसी को भी हमारा रास्ता काटने की जुर्रत ना हो। मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस? डीन ने बदस्तूर मुअत्तबाना लहजे में कहा। यह इंतहाई जदीद ट्रांसमीटर था, इसलिए दरमियान में ओवर कहने की ज़रूरत नहीं थी। ये उसे तंजीम के बड़ों और बॉस से रब्ते के लिए ख़ास तौर पर फराहम किया गया था। उसकी कॉल किसी सूरत में भी कैच नहीं की जा सकती थी। बातचीत के लिए उसे कोड वर्ड्स भी बताना पड़ता था। फ़ोन इस्तेमाल करने की ममानियत थी। तुम्हें कल मुझसे और तंजीम के बड़ों से मुलाकात करनी है, जगह पहले वाली ही होगी। कल की मीटिंग में इंतहाई गैर मामूली और अहम फैसले मुतवक्के हैं। तुम्हारी खिदमत और कारकर्दगी देखते हुए तुम्हें ख़ास तौर पर मदऊ किया जा रहा है और तुम्हारे दोस्त रास्टर के बारे में भी फैसला कर दिया गया है, बॉस ने जवाब दिया। रास्टर के बारे में क्या फैसला हुआ है बॉस? डीन ने तजस्सुस आमेज लहजे में सवाल किया। उसका सवाल सुनकर चंद लम्हों तक दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। फिर कदरे तवक्को के बाद बॉस की सर्द आवाज़ सुनाई दी। सॉरी डीन, तंजीम के 3 बड़ों ने रास्टर के डेथ ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। ओह नो बॉस, डीन जोरदार लहजे में बोला। रास्टर बहुत अच्छा इंसान है, उसने माफिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बहुत सख्त फैसला है, और फिर आपने माफिया के 4 के बजाय 3 बड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों किया है? क्या एक को बाकी तीनों के फैसले से इख्तलाफ है? बिल्कुल नहीं, बॉस ने ठंडे लहजे में जवाब देते हुए कहा। हमारा फैसला हमेशा मुत्तफ़िका होता है।
اصل میں مافیا کا ایک بڑا طبعی موت کا شکار ہو گیا ہے، اس کی کرسی خالی ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری خدمات حاصل کی جائیں۔ تم ہمارے لیے کئی بار اپنی جان پر کھیلے ہو، تم نے عملی طور پر اپنی وفاداری ثابت کر دی ہے۔ تمہاری انہی خدمات کے پیش نظر مافیا کے بڑوں نے تمہیں اپنے برابر بٹھانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے، مگر اس کے لیے تمہیں اپنی وفاداری کا ایک آخری ثبوت دینا ہوگا۔ مجھے تنظیم کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی موت پر افسوس ہے باس، ڈین نے اپنے لہجے میں افسردگی طاری کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے نظر انتخاب مجھ پر ٹھہری ہے، مگر آپ مجھ سے میری وفاداری کا کون سا ثبوت مانگ رہے ہیں؟ ڈین نے رسمی طور پر تنظیم کے بڑے کی موت پر افسوس کا اظہار تو کر دیا، لیکن اپنے لہجے کی مسرت چھپا نہ سکا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کتنا بڑا عہدہ سونپا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے، راسٹر اور اس کی فیملی کے لیے موت کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں، اور ان احکامات پر عمل درآمد تم کرو گے۔ تمہیں مافیا سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنے عزیز دوست کو اس کے خاندان سمیت موت کے گھاٹ اترنا ہوگا۔ کبھی کبھی بڑے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے قریبی ساتھیوں کی موت ناگزیر ہو جاتی ہے، لیکن باس راسٹر نے آخر جرم کیا کیا ہے؟ ڈین نے باس کا جواب سن کر ایک بار پھر اعتراض کیا۔ اس نے تنظیم کے بڑوں کے سامنے صرف اپنی التجا پیش کی ہے، کوئی بغاوت تو نہیں کی جو اسے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ بڑوں کے فیصلے سے انحراف میرے لیے ممکن نہیں، لیکن پھر بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ تنظیم کے فیصلوں پر نظر ثانی کی اپیل کر کے تم اپنی حیثیت اور مقام کما دو گے۔ باس کا لہجہ بات کرتے ہوئے سخت ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ راسٹر اور اس کی فیملی کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ قطعی اور آخری ہے۔ مافیا کو چھوڑ کر جانا بھی ایک طرح کی بغاوت ہے۔ اس نے برسوں ہمارے ساتھ کام کیا اور بہت سا مال بھی کمایا، اور اب جب تنظیم کو اس کی ضرورت ہے تو وہ تمام مال سمیٹ کر ہم سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے، اور پھر اس کے اندر کیا پنپ رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب تک ایسا کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جس سے کسی کے دل کا حال جانچا جا سکے۔ اگر راسٹر کا ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ اپنا راستہ الگ کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارے بارے میں انفارمیشن لیک کر دے۔ پہلے ہی پولیس ہماری راہ پر لگ چکی ہے، اور ہمارے لیے کام کرنے والے بہت سے افراد قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ راسٹر تمہارے بارے میں جانتا ہے اور تمہارا ہم سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے اسے زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ ماضی میں بھی ہم نے اپنے نرم رویے کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے، اور ماضی سے سبق نہ سیکھنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا وہی انجام ہو جو پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ مافیا کے بڑوں نے اپنے ساتھ بٹھانے کا فیصلہ کر کے تمہیں کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس سونپی گئی ذمہ داری کو نبھاتے ہو یا نہیں۔ کل 4 بجے ہماری میٹنگ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مقررہ وقت پر پہنچ جاؤ گے۔ جگہ وہی ہے جہاں تم پہلے بھی ملاقات کر چکے ہو، مگر یاد رکھنا آنے سے پہلے راسٹر اور اس کی فیملی کا بندوبست ہو جانا چاہیے۔ یس باس۔ اس بار ڈین کے لہجے میں حقیقی افسردگی تھی۔ مگر کل کی میٹنگ کس سلسلے میں کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو تمہارے اس نئے عہدے کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ جیسا کہ تم جانتے ہی ہو کہ مافیا کی اصل جگہ اٹلی ہی ہے، اور تنظیم ابھی تک اپنی جائے پیدائش کو فراموش نہیں کر سکی۔ وہاں کی حکومت تبدیل ہونے کے بعد وہاں مافیا کے پنپنے کے حالات دوبارہ سازگار ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں تنظیم کے ایک بڑے عہدیدار کو وہاں روانہ کیا جائے گا، اور اس معاملے میں تمہارا انتخاب کیا جا چکا ہے۔ راسٹر اور اس کے بیوی بچوں کی موت کے بعد یہاں کی پولیس اس کے قریبی ساتھیوں کو لازماً تلاش کرے گی، اور تم اس کے سب سے قریبی دوست ہو۔ تمہارا اچانک غائب ہو جانا انہیں آسانی سے ہضم نہیں ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کی پولیس تمہارا تعاقب کرے، اس لیے تمہیں ایک نیا نام اور شناخت دے کر اٹلی روانہ کیا جائے گا، تاکہ تم ان کی دسترس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ۔ وہاں تم بکھری ہوئی تنظیم کو یکجا کرنے کا کام سر انجام دو گے، اور مافیا کے ہر ہمدرد سے رابطہ کرو گے۔ تم چاہو تو مشاورت کے لیے ہم سے بھی رابطہ کر سکو گے، مگر تمہیں اپنے فیصلوں میں مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہوگی۔ کل اپنی مکمل تیاریوں کے ساتھ آنا۔ اگر تمہارے نئے نام و شناخت کے سفری کاغذات تیار ہو گئے تو تمہیں فوراً ہی روانہ کر دیا جائے گا۔ ہمارے پاس آتے ہوئے اپنے ماضی کی ہر اس چیز سے پیچھا چھڑا کر آنا ہوگا جس سے تمہاری سابقہ شناخت ممکن ہو سکے۔ اٹلی کی نئی حکومت میں مافیا کے بہت سے ہمدرد بھی موجود ہیں، وہ وہاں تمہارا فقید المثال استقبال کریں گے،
और तुम्हें इटली में अपना काम शुरू करने के लिए पस पर्दा उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। वहाँ एक शानदार ज़िंदगी और मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतज़िर है। कल ठीक 4 बजे पहुँच जाना। ये कहते हुए बॉस ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। डीन ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे दोबारा सेफ में रख दिया। माफिया के बड़ों का रास्टर के बारे में फैसला जानकर उसके जहन में धमाके से हो रहे थे। रास्टर उसका बहुत पुराना और अजीज दोस्त था। उन दोनों ने बहुत अच्छा वक्त साथ में गुजारा था और फिर डीन को रास्टर के दोनों बेटों से भी बहुत प्यार था। वो जब उसे मासूमाना लहजे में अंकल कहकर पुकारते तो उसे बहुत अच्छा लगता था। रास्टर का बड़ा बेटा जॉनी 6 साल का था, जबकि छोटा बेटा रॉबर्ट 4 साल का हो चुका था। डीन गैर शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद उसे बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर औकात जॉनी और रॉबर्ट को घुमाने ले जाता था और उन्हें बहुत से तोहफे भी खरीद कर देता था। कल जॉनी की सालगिरह थी। डीन जानता था कि रास्टर अपने बेटों की सालगिरह में सिवाय उसके किसी और को मदऊ करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अब तक ऐसा ही होता आ रहा था। डीन मेहमान की हैसियत से उस तकरीब में शिरकत करने वाला वाहिद फर्द होता था। रास्टर को ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपने बच्चों की सालगिरह भी सादगी से मनाना पसंद करता था। डीन ने हर साल की तरह इस बार भी उसके बेटे को कोई कीमती तोहफा खरीद कर देने का फैसला कर रखा था, लेकिन तंजीम की तरफ से रास्टर और उसकी फैमिली के डेथ ऑर्डर जारी किए जा चुके थे। अपने शानदार और रोशन मुस्तकबिल के लिए डीन पर लाजिम था कि वो माफिया के हुक्म पर अमल करेगा। बॉस उसे इटली रवानगी का अंदिया दे चुका था। वो जानता था कि अगर इटली में तंजीम के कदम जम गए तो वो वहां का राजा बन जाएगा और वहां के सियाह और सफ़ेद का मालिक होगा। शायद बॉस ठीक ही कह रहा था कि बड़े मकासद के हुसूल के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। कल रास्टर के बेटे की सालगिरह थी और उसने उन्हें एक यादगार गिफ्ट देने का फैसला कर लिया था। जॉनी 4:10 पर इस दुनिया में आया था और डीन जानता था कि वो हर साल की तरह एन 4:10 पर ही अपनी सालगिरह का केक काटेगा, लेकिन शायद ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी सालगिरह थी, क्योंकि डीन दोस्ती पर अपने मुस्तकबिल को तरजीह देने का फैसला कर चुका था। अगले दिन वो तकरीबन 2 बजे के करीब रास्टर के घर पहुंच गया था। अगरचे उसके पास अपनी ज़ाती गाड़ी मौजूद थी, लेकिन वो बजरिया टैक्सी यहाँ तक आया था, क्योंकि बॉस ने उसे हुक्म दिया था कि वो अपने माजी की हर चीज़ से पीछा छोड़ाकर मीटिंग में शिरकत करे। वो रास्टर के घर से ही अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना होने वाला था, इसलिए अपने घर से सिर्फ ज़रूरी सामान का बैग और माफिया का फराहम करता ट्रांसमीटर ही साथ लेकर आया था। रास्टर ने पुरतपाक अंदाज में उसका इस्तकबाल किया और फिर उसे ड्राइंग रूम में ले आया, जहां एक बड़ी सी टेबल पर एक छोटा मगर खूबसूरत सा केक रखा हुआ था। मार्था और बच्चे नजर नहीं आ रहे? डीन ने इस्तफसार किया था। मार्था रास्टर की बीवी का नाम था। वो बच्चों के साथ किचन में जॉनी के पसंदीदा खाने तैयार कर रही है, क्योंकि सालगिरह जॉनी की है, इसलिए खानों की तैयारी में भी पसंद उसी की चलेगी। वैसे हमेशा की तरह तुम्हें भी मार्था के तैयार किए गए खाने पसंद आएंगे। रास्टर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। आई एम सॉरी दोस्त, डीन ने संजीदा लहजे में कहा। मैं तुम्हारी इस खुशी में शिरकत नहीं कर सकूंगा। मुझे आज 4 बजे बॉस और माफिया के बड़ों के साथ बहुत अहम मीटिंग में शिरकत करना है। मैं सिर्फ यहाँ जॉनी को सालगिरह का गिफ्ट देने और तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि माफिया ने तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर ली है। आज से तुम माफिया के रुकन नहीं रहे, तुम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। बस ख्याल रखना तुम्हारी ज़बान से कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। वो रास्टर को एक फर्जी कहानी सुना रहा था। हकीकत में तो वो रास्टर और उसकी फैमिली की मौत का बंदोबस्त कर चुका था। उसने जॉनी के लिए जो गिफ्ट पैक तैयार किया था उसमें एक छोटा मगर इंतहाई जदीद टाइम बम मौजूद था। डीन ने उस गिफ्ट पैक को खास तौर पर इस तरह तैयार किया था कि जैसे ही उसे कोई खोलने की कोशिश करता, बम एक जोरदार धमाके से फट जाता। बसूरत दीगर ये ठीक 4:10 पर ही फटता। डीन जानता था कि सालगिरह का केक कटने से पहले इस गिफ्ट को खोलने की कोशिश नहीं की जाएगी और उस वक्त तक वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका होगा। तंजीम ने मुझे आज़ाद कर दिया है, ये जानकर बेहद खुशी हुई। रास्टर ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। ऐसा तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो सका है, मगर तुम्हें जॉनी की खुशी में तो शिरकत करनी चाहिए। मुझे हर सूरत जाना है, डीन ने जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम्हें खुशखबरी सुनाने और जॉनी को गिफ्ट देने आया था, वरना मुझे हुक्म मिला है कि माफिया से अलहदगी के बाद मैं भी तुमसे तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दूँ। तुम अब मेरे साथी नहीं रहे। तुम्हारी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए तंजीम के बड़ों ने तुम्हारी इस्तदा कबूल की है, वरना मुमकिन था कि तुम्हारे भी डेथ ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते। मैं तंजीम के बड़ों और बॉस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तुम तो मेरी मजबूरी जानते ही हो।
मेरे लिए माफिया छोड़ने का फैसला नागुज़ीर हो चुका था। रास्टर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो डीन ने अपने कंधे से लटका हुआ बैग उतारकर साथ ही मौजूद सोफे पर रख दिया और फिर उसमें से एक गिफ्ट पैक निकालकर रास्टर के हवाले कर दिया। ये जॉनी के लिए है। इसमें क्या है? रास्टर ने इस्तफसार किया। ये तो खासा वजनी भी है। 4:10 पर जब जॉनी उसे खोलकर देखेगा तो उस वक्त देख लेना। डीन ने जानबूझकर वक्त का जिक्र करते हुए कहा। उसे खतरा था कि कहीं रास्टर फौरी तौर पर गिफ्ट खोलने की कोशिश ना करे। ऐसी किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए उसके कोट की जेब में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर मौजूद था। अगर रास्टर गिफ्ट पैक खोलने की कोशिश करता तो इससे पहले उसे ख़त्म करना ज़रूरी हो जाता। डीन की ज़ाती ख्वाहिश यही थी कि इसकी नौबत ना आए, क्योंकि वो रास्टर और उसकी फैमिली की खून में लथपथ लाशें नहीं देखना चाहता था। फिर ऐसा करते हुए शायद उसके हाथ भी कांप जाते। इसीलिए उसने उनकी मौत के लिए टाइम बॉम्ब का इंतखाब किया था। ठीक है, जॉनी का गिफ्ट है, वो इसे खुद ही खोल कर देख लेगा। रास्टर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर सोफे के साथ मौजूद एक छोटी टेबल की दराज खोलकर डीन का दिया हुआ तोहफा उसमें रख दिया। मैं इसके बारे में केक काटने के बाद ही जॉनी को बताऊंगा। अगर उसने अभी देख लिया तो उसे फौरी खोलने की जिद करेगा। उसने मुस्कुराते हुए डीन से कहा, तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो, वो अभी तक अपनी माँ के पास किचन में ही है। मैं इस दौरान जरा केक पर मोमबत्तियां लगा लूं। हाँ ठीक है। ये कहते हुए डीन किचन की जानिब बढ़ गया। रास्टर को गिफ्ट पैक तराज में रखते हुए वो खासा मुतमईन हो गया था। रास्टर की बीवी मार्था किचन में बच्चों के साथ मौजूद थी। डीन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ताहम न जाने क्या बात थी कि डीन को उसकी मुस्कुराहट बनावटी लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो डीन को देखकर जबरन मुस्कुरा रही हो। दोनों बच्चे डीन से खासे मानूस थे, इसलिए उसे देखते ही दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गए। आज बहुत मज़ेदार खाने तैयार किए जा रहे हैं, तुम भी खाओगे तो तारीफ किए बिना नहीं रह सकोगे, मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन डीन को एक बार फिर उसके लहजे में अजनबियत की झलक महसूस हुई। मैं सालगिरह में शिरकत नहीं कर सकूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ जॉनी को सालगिरह की मुबारकबाद देने आया था। डीन ने दोनों बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मगर तुम तो हमेशा हमारी खुशी में शरीक होते हो। आज इतना ज़रूरी काम पड़ गया है कि तुम्हें अपने अजीज़ दोस्त का ख्याल भी नहीं रहा, मार्था ने शिकवा किया। हाँ, डीन ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मजबूरी है, वरना मेरा खुद भी बच्चों के साथ वक्त गुजारने को दिल चाहता है। अब मुझे इजाज़त दो, देर हो रही है। ये कहते हुए उसने एक बार फिर दोनों बच्चों को प्यार किया और फिर मार्था को गुड बाई कहकर किचन से बाहर आ गया। रोस्टर केक पर मोमबत्तियां लगाने के बाद वहीं खड़ा हुआ था। डीन ने अपना बैग उठा लिया। ओके दोस्त, अब मैं चलता हूँ। अब शायद दोबारा बरसों तक मुलाकात ना हो सके, मैं जानता हूँ। रास्टर ने ताज्जुब भरे लहजे में जवाब दिया। आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ। घर से बाहर निकलकर रास्टर के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया और वो बेख्तियार डीन से बगलगीर हो गया। मुझे मुआफ़ कर देना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें रास्ते में तन्हा छोड़कर तंजीम से अलहदा हो रहा हूँ। असल में तुम नहीं जानते कि मेरी बीवी मार्था को भी इल्म हो गया था कि मेरा ताल्लुक़ जराइम की दुनिया से है। अगर मैं माफिया को छोड़ने का फैसला न करता तो मार्था मुझे छोड़कर चली जाती और मेरा घराना बिखर जाता। कल रात मार्था ने मुझसे बाकायदा बाइबल पर हल्फ लिया था कि अब मैं लोगों के खून और मंशियात में लुथड़ी हुई दौलत का मजीद इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसी वजह से मैंने तुमसे अपना इस माह का हिस्सा भी वसूल नहीं किया और न ही अब करूँगा, क्योंकि मुझे अपने हलफ की पासदारी करना है। उसकी तौजी सुनकर डीन को अंदाज़ा हो गया कि किचन में मार्था का रवैया उसके साथ इतना रूखा सा क्यों था। जाहिर है कि वो डीन को एक बिजनेसमैन की हैसियत से जानती थी और उसके असल पेशे के बारे में जानकर उसे जहनी सदमा पहुंचा था। कोई बात नहीं, वैसे भी अब शायद दोबारा मुलाकात ना हो सके। उसने रास्टर को खुद से अलहदा करते हुए कहा, अब मुझे इजाज़त दो, मुझे देर हो रही है। ये कहते हुए उसने रास्टर के साथ पुरजोश अंदाज में अलविदाई मुसाफा किया और मेन रोड की जानिब बढ़ गया। रास्टर खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे पर अफसरदगी के तासुरात मजीद गहरे हो गए। डीन का और उसका ताल्लुक बहुत गहरा था। उसने रास्टर को माफिया में शमूलियत की दावत उस वक्त दी थी जब इस जराइम पेशा तंजीम ने इब्तदाई मराहिल में यहाँ काम का आगाज़ किया था। उन दिनों रास्टर माली मामलात में खासे मसाइल का शिकार था। ताहम माफिया में शामिल होने के बाद उसके तमाम मसाइल हल हो गए और उसने मार्था से शादी भी कर ली। वो 2 बच्चों का बाप बना तो उसे अपने साथ साथ उनके मुस्तकबिल की फ़िक्र भी सताने लगी। वो तंजीम के लिए मंशियात का धंधा करता था
اور ساتھ ساتھ مافیا کے باغیوں کی سرکوبی کا کام بھی اسے اور ڈین ہی کو سونپا جاتا تھا۔ یہ ایک خطرناک کام تھا جس میں پکڑے جانے یا مارے جانے کا یقینی خطرہ موجود تھا۔ وہ تنظیم کی خود غرض فطرت سے بھی بخوبی واقف تھا۔ اس کے علم میں ایسے بہت سے واقعات تھے جب تنظیم نے اپنے کسی آدمی کے پکڑے جانے کے بعد اس سے ہر قسم کا تعلق منقطع کر لیا تھا۔ مافیا کے بہت سے ہرکارے جیلوں کا شکار ہو کر سڑ رہے تھے، تاہم تنظیم کا سیٹ اپ کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ پولیس کو کوئی خاص انفارمیشن نہیں دے سکے تھے۔ اپنے اس خفیہ سیٹ اپ کی وجہ سے مافیا اس ملک میں تیزی سے پھل پھول رہی تھی۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے راسٹر نے بھی مافیا سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شروع میں جب اس نے ڈین کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو وہ کچھ ناراض بھی ہوا، مگر آخرکار وہ باس سے اس سلسلے میں بات کرنے پر رضامند ہو ہی گیا، اور آج اس نے راسٹر کو تنظیم کی طرف سے پروانہ آزادی بھی سنا دیا تھا۔ ڈین جا چکا تھا، راسٹر بھی اپنے گھر میں داخل ہو گیا جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ ڈین ایک ٹیکسی پر باس اور اس کے معاونین سے ملنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا جہاں اسے تنظیم کے ایک بڑے معاون کا عہدہ سونپا جانے والا تھا۔ اسے اپنے دل پر ہلکا سا بوجھ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بم کے پھٹنے کے بعد راسٹر اور اس کی فیملی کی موت یقینی ہے۔ ڈین کیونکہ مافیا کا رکن ہونے کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر سے گہرے روابط رکھتا تھا، اس لیے وہ اس جدید ساخت کے ٹائم بم کا بندوبست کرنے میں بھی کامیاب رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس قدر طاقتور بم ہے کہ اس کے پھٹتے ہی راسٹر کا پورا گھر ہی زمین بوس ہو جائے گا، اور شاید آس پاس کے گھر بھی اس کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ اسے راسٹر کے دونوں بیٹوں کا خیال آیا تو تعصب کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ راسٹر کے قصور کی سزا انہیں بھی مل رہی تھی۔ یہ مافیا کا اصول تھا کہ غدار کو اس کے پورے خاندان سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ تنظیم کے بڑے اٹلی میں تلخ تجربات کے بعد اب اپنے سخت اصولوں پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے راسٹر اور اس کی فیملی کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنے کے باوجود وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ کا جائزہ لیا۔ ابھی 3 بجے تھے، یعنی اگر گفٹ پیک کھول کر نہ دیکھا جاتا تو بم کے پھٹنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت باقی تھا۔ راسٹر کا بیٹا جانی 4:10 پر اس دنیا میں آیا تھا، اور اس کی واپسی کا بھی شاید یہی ٹائم مقرر ہو چکا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ اسے اپنے ماما پاپا اور بھائی کے ساتھ واپسی کا رخت سفر باندھنا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ٹیکسی پر تقریباً 1 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد ڈین جب اپنی منزل پر پہنچا تو اس وقت 4 بج چکے تھے۔ اس نے اپنا بیگ کندھے سے لٹکایا اور پھر ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے بعد سامنے موجود عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس عمارت میں وہ پہلے بھی مافیا کے سرکردہ افراد سے ایک ملاقات کر چکا تھا۔ یہ خاصی وسیع و عریض اور بلند و بالا عمارت تھی، اور اس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں مختلف دفاتر قائم تھے۔ ڈین لفٹ کے ذریعے 6 فلور پر پہنچا اور پھر ایک آفس کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے آفس کے باہر موجود بیل دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ خودکار انداز میں کھلتا چلا گیا۔ ڈین سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دفتر کے مین انٹرنس پر موجود خفیہ کیمرے میں اسے دیکھنے کے بعد ہی دروازہ کھولا گیا ہے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی راہداری تھی۔ اس نے اسے کراس کیا تو سامنے ایک اور کمرہ تھا۔ ڈین جانتا تھا کہ یہ دروازہ مقفل نہیں ہے۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں ایک بڑی سی گول میز موجود تھی، اور اس کے ارد گرد کرسیوں پر باس اور مافیا کے 3 بڑے بیٹھے ہوئے تھے، تاہم ان کے ساتھ ایک خالی کرسی بھی موجود تھی۔ یہ کرسی شاید اس چوتھے بڑے کی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور اس خالی کرسی کو پر کرنے کے لیے مافیا کے کرتا دھرتا کی نظر انتخاب ڈین پر آ ٹھہری تھی۔ ویلکم ڈین، ویلکم۔ باس نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ ڈین نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور پھر آگے بڑھ کر باس اور مافیا کے 3 معاونین سے باقاعدہ مصافحہ کیا، تاہم اس نے کرسی پر بیٹھنے سے گریز کیا۔ تم اب اس کرسی پر بیٹھ سکتے ہو، باس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں مبارک ہو، اب تم تنظیم کے 4 بڑوں میں شمار ہو چکے ہو۔ ہم سب اٹالین نژاد ہیں، جبکہ تم دوسرے ملک سے ہو۔ تمہاری اس اہم عہدے پر تقرری سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مافیا رتبے اور مقام کا تعین قومیت سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف کارکردگی کی بنیاد پر کرتی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کیا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا؟ ڈین نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں بھی آپ کی توقعات پر پورا اتروں۔ گڈ، باس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے راسٹر اور اس کی فیملی کے بارے میں رپورٹ پیش کرو۔ تمہیں ان کی موت کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ یس باس، ڈین نے کہا، اور پھر اپنا پورا پلان باس کے گوش گزار کر دیا۔ باقی تینوں افراد خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔
उन्होंने गुफ्तगू में मुदाखलत की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी डीन अब रुतबे में उनके बराबर आ चुका था, इसलिए उससे सवाल करने का इख्तियार सिर्फ बॉस को था। वो तीनों जिसामत में खासी सेहतमंद और कदावर शख्सियत के मालिक थे, जबकि बॉस उनके बरक्स कमज़ोर सी जिसामत और छोटे कद का मालिक था। मोटे शीशों की ऐनक पहने बॉस को देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता था कि उसका जराइम पेशा दुनिया से कोई ताल्लुक हो सकता है। बादियों नज़र में वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर मालूम होता था। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने गिफ्ट खोलकर नहीं देखा तो बम फटने में चंद मिनट ही बाकी हैं। बॉस ने डीन का प्लान सुनकर अपनी रिस्ट वॉच पर एक सरसरी निगाह डालते हुए कहा, बहरहाल ये लो तुम्हारे नए कागजात। आज से तुम्हारा नाम रोमियो है। तुम्हें आज रात ही इटली रवाना हो जाना है। इस पैकेट में तुम्हारे तमाम सफरी कागजात मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि तुम अपने माजी की हर उस चीज़ से छुटकारा पाकर ही यहाँ आए होगे जिसकी वजह से तुम्हारी शनाख्त बतौर डीन मुमकिन हो सके। यस बॉस, डीन ने पैकेट थामते हुए जवाब दिया। मैं सिर्फ अपने कपड़े और तंजीम का ट्रांसमीटर ही साथ लेकर आया हूँ। यहाँ तक का सफ़र भी मैंने टैक्सी के ज़रिए तय किया है, क्योंकि मेरी ज़ाती कार भी रास्टर और उसकी फैमिली की तरह मेरे माजी का हिस्सा बन चुकी है। और मोबाइल फ़ोन? बॉस का सवाल सुनकर वो बौखला गया। आई एम सॉरी बॉस, मुझे इसका ख्याल ही नहीं रहा। मैं आज ही इससे निजात हासिल कर लूँगा। बाज़ औक़ात छोटी सी गलती के भी संगीन नताइज बरामद होते हैं, बॉस ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। रास्टर के घर बम ब्लास्ट होने के बाद पुलिस पूरी तंदही से तुम्हें तलाश करेगी, क्योंकि उन्हें रास्टर के करीबी दोस्त का अचानक गायब हो जाना आसानी से हजम नहीं होगा। और फिर किसी न किसी ने तुम्हें आज उसके घर जाते हुए ज़रूर देखा होगा। धमाके से कबल तुम वहाँ जाने वाले आखिरी आदमी थे। ये बात पुलिस के लिए खासी मायने खेज होगी और तुम मशकूक अफराद में सरे फहरिस्त होगे। फिर अमेरिका जैसे मुल्क में बम ब्लास्ट कोई छोटा वाक़या तसव्वुर नहीं किया जाएगा। इंतहाई आला पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ बड़ी एजेंसियां भी इस मामले में कूद पड़ें। वैसे अब मोबाइल फ़ोन ले ही आए हो तो इसका आखिरी बार इस्तेमाल भी कर लो। रास्टर को फ़ोन करो। अगर कॉल अटेंड हो गई तो समझो बम अभी तक नहीं फटा। करीन क़यास यही है बॉस कि वो केक काटने के बाद ही मेरे गिफ्ट को चेक करेंगे, जिसका उन्हें मौका भी नहीं मिल पाएगा। मैंने बम की घड़ी और अपनी रिस्ट वॉच का वक्त मिलाकर सेट किया था, इसलिए चंद सेकंड्स का भी फर्क नहीं आएगा। मैंने रिस्ट वॉच पर पूरे 4:10 का अलार्म भी लगा लिया है। जैसे ही अलार्म बजा समझें बम फट गया। फिर भी फ़ोन करने में कोई हरज नहीं। ये कहते हुए डीन ने अपने कोट की जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और रास्टर का नंबर मिलाया। लाउडर का बटन भी प्रेस कर दो, बॉस ने कहा, तो उसने इस्बात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। बैल की आवाज़ सुनकर बॉस ने मायने खेज नज़रों से सबकी तरफ देखा। अभी 1 मिनट बाकी है बॉस, डीन ने कहा। उसी लम्हे दूसरी तरफ से रास्टर ने कॉल अटेंड कर ली। डीन बोल रहा हूँ, उसने कहा। नंबर से मालूम हो गया है। अब क्यों फ़ोन किया? शायद तुम्हें याद नहीं कि तंजीम ने तुम्हें हुक्म दिया था कि मुझसे ताल्लुकात मुनक़ता कर दो। रास्टर की आवाज़ आई। मैं जानता हूँ दोस्त, डीन ने बॉस की तरफ देखते हुए कहा। असल में मैंने सोचा कि आखिरी बार तुमसे पूछ लूँ कि तुम अपना इस माह का हिस्सा वाकई में वसूल नहीं करना चाहते हो, या तुमने ऐसा सिर्फ रस्मी तौर पर कहा था। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा हिस्सा अब भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने अपनी बीवी मार्था को बाइबल की मुक़द्दस किताब पर हाथ रखकर हलफ दिया है कि अब मैं खून और मंशियात की कमाई में से मज़ीद एक पाई भी वसूल नहीं करूँगा। रास्टर की संजीदा आवाज़ सुनाई दी। इसी वजह से मैंने तुमसे अपना हिस्सा नहीं मांगा था। और हाँ, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा जॉनी के लिए दिया गया गिफ्ट भी कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह मेरे हलफ की खिलाफ वर्जी होती है। ये गिफ्ट भी तुमने मंशियात और खून से हासिल होने वाली कमाई से ही ख़रीदा है, इसलिए मैंने तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें लौटा दिया है। मगर तुमने गिफ्ट मुझसे वसूल करके खुद टेबल की दराज में रखा था, डीन ने उसका जवाब सुनकर हैरत भरे लहजे में कहा। रास्टर की बात सुनकर बॉस और बाकी अफराद के चेहरों पर भी उलझन के तासुरात उमड़ आए थे। नहीं दोस्त, अगर मैं बराह रास्त गिफ्ट तुम्हें वापस करने की कोशिश करता तो शायद तुम उसे लेने से इनकार कर देते। इसलिए जब मार्था और बच्चों से मिलने किचन में गए थे तो मैंने ये गिफ्ट सोफे पर पड़े तुम्हारे बैग में रख दिया था। लगता है तुमने अभी तक अपना बैग चेक नहीं किया, वरना तुम्हारी फ़ोन कॉल पर मुझे यही लगा था कि तुमने इस सिलसिले में फ़ोन किया है। जॉनी मुझे इशारा कर रहा है, वो केक काटने लगा है। 4:10 हो गए हैं। ओके, ये कहते हुए रास्टर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया, जबकि माफिया के तीनों बड़े और बॉस घबराकर अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। दफ्तर से बाहर निकलो, बॉस ने चीखती हुई आवाज़ में कहा।
تو خوفزدہ نگاہوں سے اپنے بیگ کو تکتے ڈین کو بھی ہوش آ گیا۔ ڈین کی رسٹ واچ کا الارم بج اٹھا اور ان سب کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیلتی چلی گئیں۔ 4:10 ہو چکے تھے۔